Good evening, everyone, and welcome to a special session on internal controls and test of controls. बड़ी एक्साइटिंग फोटो मैंने लगाई इसलिए है ताकि आप लोगों को ये रियलाइज हो कि हम क्या डील करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. Why I am seeing और why I am trying to show you टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये रॉबरी वाला सीन. अगर मैं लिटरल मीनिंग से बात करूं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंडर सबसे पहले कंट्रोल जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है. हर बिजनेस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करती है. ये फोटो आपको याद दिलाएगी एक नॉर्मल स्टोर में थेफ्ट होने से बचने के लिए बिजनेस क्या करता है. लॉक्स लगवाता है, अलार्म्स लगवाता है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बिठाता है. ये सब इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो इंटरनली एक बिजनेस अप्लाई करता है ताकि कहीं भी किसी तरीके का फ्रॉड नहीं हो जाए, कोई चोरी नहीं हो जाए और बिजनेस को लॉस नहीं हो जाए. ये तो है इंटरनल कंट्रोल्स. अब हम एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल में कहां घुस जाते हैं. हम घुसते हैं इनकी चेकिंग करने में, इन कंट्रोल्स को टेस्ट करने में कि क्या ये काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. एक बिजनेस सोचा यार कि एम्प्लॉयज है ना झूठी प्रॉक्सी मार के अंदर घुस जाते हैं और अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लेते हैं. उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया. अब ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही नहीं करता. कंट्रोल स्टैब्लिश किया कंपनी ने बट दिस इज नॉट वर्किंग. एज एन ऑडिटर आप उसको कैसे टेस्ट करोगे. आप खुद जाओगे और चेक करोगे कि आप मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और हो रहा है मतलब चेक इन हो रहा परफेक्ट. है। इमेजिन करो कि बायोमेट्रिक कोई भी लगाए और अंदर घुस जाए. तो बायोमेट्रिक कैसा इंटरनल कंट्रोल है भाई. उसकी कुछ सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अनऑथराइज्ड फिंगरप्रिंट्स को अंदर घुसने ना दे. पर आपका तो बायोमेट्रिक सबको घुसने दे रहा है. एज एन ऑडिटर आपने कैसे पता लगाया. अपना अंगूठा उसमें लगा के या फिर किसी और का लगा के जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं था. सिस्टम आपको अंदर घुसने नहीं देना चाहिए. अगर सिस्टम ने दरवाजा खोल दिया मतलब इंटरनल कंट्रोल हैज फेल्ड. आपने उसकी टेस्टिंग कैसे की. किसी और बंदे से, अनऑथराइज बंदे से फिंगरप्रिंट लगवा के. इफ द डोर ओपन्स दैट मीन्स द इंटरनल कंट्रोल हैज फेल्ड. इफ द डोर डज नॉट ओपन दैट मीन्स द इंटरनल कंट्रोल इज फंक्शनिंग फाइन. मैंने खेल खेल में यहां पे 3 टर्म्स यूज कर ली. 3 टर्म्स आती हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंडर जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं स्टूडेंट्स में. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं. सबसे पहला, कंट्रोल क्या होता है. एक बिजनेस जो अपने सिस्टम्स में लगाता है ताकि कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए. बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठाना वेयर हाउस के, दैट इज अ कंट्रोल. डायरेक्ट कंट्रोल जो बिजनेस ने लगाया है ताकि वेयर हाउस से सामान चोरी ना हो जाए. इसमें कमी क्या हो सकती है. जब भी सिक्योरिटी गार्ड जाता है तो पीछे कोई नहीं होता. मतलब गेट पे नो सिक्योरिटी गार्ड व्हेन ही हैज गॉन फॉर अ नेचर्स कॉल. दिस इज अ डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल्स पुट अप बाय द कंपनी. अब आप रेकमेंड करिए कि इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है. अबे बोलो उसको नो नेचर्स कॉल. यहां जाना है नो. वायबल रिकमेंडेशन दो. व्हाट इज दैट वायबल रिकमेंडेशन. 2 गार्ड्स पोस्टेड होने चाहिए ताकि एक अगर नेचर्स कॉल पे या किसी और चीज के लिए, कुछ और इमरजेंसी के लिए नहीं आया या वहां पे नहीं है, एटलीस्ट समबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ द वेयर हाउस गेट. तो मैंने यहां पे आपको क्या चीजें बताई. सबसे पहले डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी ने क्या लगाया. बाहर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया वेयर हाउस के बाहर ताकि चोरी नहीं हो जाए. इसमें हमें एक कमी दिखी कि जब ये एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड होता है एंड ही गोज फॉर नेचर्स कॉल, पीछे से अनअटेंडेड होता है आपका वेयर हाउस का गेट. दिस इज अ कंट्रोल डेफिशिएंसी यानी कमी है ये. इस कमी की वजह से कोई भी उस टाइम घुस सकता है वेयर हाउस में और इन्वेंट्री चोरी करके ले जा सकता है. नाउ रेकमेंड इस कमी को कैसे ठीक किया जाए. आपकी रिकमेंडेशन होगी एक की बजाय 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बैठाओ. आप हर जगह देखोगे गेट्स पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स कम से कम मिलेंगे. सो दैट व्हेन वन इज गॉन फॉर नेचर्स कॉल और एनीथिंग अर्जेंट, एटलीस्ट द अदर वन इज देयर ऑन द गेट. ये हमेशा एक प्रैक्टिस होती है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इन तीनों टर्म्स को आराम से समझ पाए. कंपनी
जब भी पेरोल प्रोसेस करती है या पेरोल का पेमेंट करती है, लोगों को सैलरी देती है, मंथली रिकंसिलिएशन बनाती है चेक करने के लिए कितनी तनख्वाह ड्यू बनती थी वर्सेस कितनी पे हो गई। ये क्या है? क्या ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या कंट्रोल डेफिशिएंसी है या डायरेक्ट कंट्रोल है या रिकमेंडेशन है? क्या है ये? कंट्रोल है। इट्स अ कंट्रोल। ये एक डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी ने लगाया है कि भाई कोई गलती नहीं हो जाए पेरोल में, आप इसका रिकंसिलिएशन बनाओ, चेक करो पूरे महीने में कितनी सैलरी बनती थी वर्सेस कितनी आपने पे करी है। दिस इज अ कंट्रोल। अब इसमें कमी क्या होती है? ये शुरू शुरू में तो एक एक महीने में रिकंसिलिएशन बनता था, अब ये रिकंसिलिएशन 6 महीने में बनता है। बोलो कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या हुई? मैम इशू टाइमली स्पॉटेड नहीं हो पाएगा, एरर्स भी। अगर कभी भी पेरोल की गड़बड़ कैलकुलेशन हुई, पेरोल ज्यादा पे हो गए या कम पे हो गए, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे इसको टाइम पे। 6 मंथ्स इज अ बिग पीरियड। पेमेंट तो हर महीने हो रहे हैं ना, रिकंसिलिएशन 6 महीने कब में करोगे? दिस इज द कंट्रोल डेफिशिएंसी। कमी है ये आपकी कंट्रोल डेफिशिएंसी में, या कंट्रोल में कमी है ये। रेकमेंड करो, इसको ठीक कैसे करोगे? मंथली रिकंसिलिएशन करनी चाहिए और 6 मंथ्स इसको की बजाय मंथली रिकंसिलिएशन करने लग जाओ। समझ गए? तीनों टर्म्स में डिफरेंस समझ गए? बताओ। यस मैम। ओके। तो हमने सबसे पहले तो डिफरेंस ये समझ लिया कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल क्या चीज होती है, दूसरा कंट्रोल में डेफिशिएंसी क्या होती है, और इसका हम रेकमेंडेशन कैसे देते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है कि मैं किसी भी कंट्रोल को चेक कैसे करूं एज एन ऑडिटर कि ये कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है। जैसे हमने बायोमेट्रिक वाले एग्जाम्पल में देखा, किसी भी अनजान इंसान का बायोमेट्रिक थंबप्रिंट लगवा के देख लो, क्या वो आपको अंदर जाने की एक्सेस दे रहा है? दिस इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब आप टेस्ट करते हो कि क्या ये कंट्रोल काम कर रहा है, जिस पर्पस के लिए इसको रखा गया था या बनाया गया था, इज दैट पर्पस अचीव्ड, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब आगे इसमें बढ़ती हूं, आपको एक बार एक पेज दिखाती हूं। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड कैप्लिन की एग्जाम किट में आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं करने को। नाउ डोंट वरी ऑन दिस कि इतने सारे हम कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चालू करो 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस। इसके आगे वाले रिवीजन के टाइम पे करना, यानी लास्ट के 15 दिन में, जब आपको नए क्वेश्चंस चाहिएंगे अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो ये तो करना रिवीजन के बाद, यानी जब आप एक बार वापस से ब्रशअप कर चुके हो। और ये 18 से 2023 तक के, इनको आपको करना है अभी। अभी मतलब आज ही नहीं, अभी मतलब इमीडिएटली सारे मैम। सारे। ठीक है? एक दिन दो दिन नहीं, आपको 6-7 दिन लगाना है इसमें, यानी रोज के एक दो क्वेश्चंस। ठीक है? जैसे मैंने 5 क्वेश्चन के सैंपल उठाए आपको दिखाने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 220 है, सिल्वर को। सिल्वर को की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? वो कंट्रोल डेफिशिएंसी पूछता है और उस पर रेकमेंडेशन मांगता है 16 नंबर का। 8 डेफिशिएंसीज बोली है उसने, यानी 8 डेफिशिएंसीज, 8 की रिकमेंडेशन, हो गए 16 नंबर। एवरी डेफिशिएंसी ऑफ 1 मार्क ईच, एवरी रिकमेंडेशन ऑफ 1 मार्क ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221 पेट्रा। इसने देखो क्या क्या मांगा है। इसने पहले बोला भाई कंट्रोल बताओ कंपनी ने कौन से लगा रखे हैं और आप उसको कैसे टेस्ट करोगे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है, दैट इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा वहां पे रहता है क्या, इसको चेक करो, ऑब्जर्व करो, सी इफ ही डजंट गेट अप फ्रॉम हिज सीट। कमी निकालो फिर कंट्रोल डेफिशिएंसी की, यानी कंट्रोल में क्या डेफिशिएंसी है वो कमी निकालो, और फिर उसका इलाज बताओ। ठीक है? यहां पे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसीज है, ये अलग चीज है। लेकिन ये पार्ट नंबर सी और ये वाला डायरेक्ट कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये दोनों के दोनों आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है, ये और ये। एम आई क्लियर? ये वाले क्वेश्चन में ये क्यों दिखा रही हूं, ताकि आपको ये दिखा पाऊं कि किस तरीके से क्वेश्चन मोर और लेस इसमें सेम ही होते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, देखो पेट्रा को के बाद में आ जाओ। क्वेश्चन 222 दिल्ली के नाम से जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है इन्होंने? तीनों के तीनों एक ही में पूछ लिए। पार्ट बी देखो, पहले पूछा कंट्रोल की डेफिशिएंसी बताओ, कमी तो निकाल दी, रेकमेंड करो उस कमी को ठीक कैसे करें।
और अब जब हम आपके कहने पे ये रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर देंगे तो आप कैसे टेस्ट करोगे इस कंट्रोल को? नाउ अनदर कंफ्यूजन विच कम्स इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसको करना है, ओरिजिनल वाले कंट्रोल को या जो हमने रेकमेंड करी है उसको? जो रेकमेंड करी है उसको टेस्ट करना होता है, अज्यूमिंग कि हम जो भी रेकमेंडेशन देंगे क्लाइंट उस रेकमेंडेशन को फॉलो करेगा, अपने सिस्टम्स को बदल देगा। तो ये वाले जो 3 कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत आते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल की डेफिशिएंसी बतानी होती है, फिर रेकमेंड करना होता है कि इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, एंड देन अज्यूमिंग कि कंपनी ने ये ठीक कर दिया होगा, फिर आप करते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलती हूं, व्हाइट टेकर के नाम से है। इसने पूछा भाई कितने कितने क्या क्या डायरेक्ट कंट्रोल लगा रखे हैं कंपनी ने और आप उनको कैसे टेस्ट करोगे कि वो इफेक्टिवली रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट में इन्होंने बोला भाई अब कंट्रोल्स में कमियां निकाल लो और उस पर रिकमेंडेशन भी दे दो। यानी बार बार ये टर्म्स यूज हो रही हैं। कौन सी टर्म्स? डायरेक्ट कंट्रोल क्या है, उसको टेस्ट कैसे करोगे, कंट्रोल की डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, उस पर रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, और रिकमेंडेशन वाला अगर फॉलो कर लिया क्लाइंट ने उसको टेस्ट कैसे करोगे। मैम ये डायरेक्ट कंट्रोल बताना एक बारी फिर से। एक मिनट रुको, अब ये पोमेरेनियन ये क्वेश्चन है, ये बोलता है कंट्रोल डेफिशिएंसी बताओ और उसकी रिकमेंडेशन बताओ। इसने डायरेक्ट कंट्रोल बोला ही नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कैसल कुरियर के नाम से, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इन्होंने बोला भाई कंपनी ने क्या डायरेक्ट कंट्रोल लगाए हैं, उसको तुम कैसे टेस्ट करोगे, क्या कमी लग रही है कंट्रोल्स में, और इसकी रिकमेंडेशन दे दो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट कंट्रोल क्या है? सिक्योरिटी गार्ड को बाहर बिठाया है, दिस इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। बिना बायोमेट्रिक अंगूठा लगाए हुए आप अंदर घुस नहीं पाओगे, गेट ही ओपन नहीं होगा, दिस इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? यानी हम 3-4 चीजों से अभी जूझने वाले हैं। वन इज अ डायरेक्ट कंट्रोल जो कंपनी लगाती है ताकि बिजनेस को कोई लॉस ना हो, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म, इनको टेस्ट करना पड़ सकता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्हीं के टेस्ट की बात कर रही हूं मैं। तीसरी चीज हो सकती है कंट्रोल्स में कोई कमी दिख रही है आपको, तो वो होगी कंट्रोल डेफिशिएंसी। अब कमी निकाल रहे हो तो ये भी बता दो इसको ठीक कैसे करें, इस पे आप दोगे रेकमेंडेशन, और रेकमेंडेशन को क्लाइंट फॉलो कर लेता है तो आपको इस रेकमेंडेशन का करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कि आपने जो रेकमेंडेशन दी क्या अब वो ठीक से काम कर रही है, क्या वो पर्पस मीट कर पा रही है। इन 5 चीजों के अराउंड पूरा इंटरनल कंट्रोल्स घूमता रहता है। एम आई क्लियर? आप लोगों को फिर और दिमाग में बिल्कुल सीमेंट करने के लिए इसको वापस से सुनाती हूं। लैपटॉप में पासवर्ड डाले बिना वो ओपन नहीं होगा। इन 5 में से ये क्या है? टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्ट कंपनी ने कंट्रोल। लगाया है। अब ऑडिटर इसको टेस्ट कैसे करेगा? रॉन्ग पासवर्ड डालकर देखेगा। परफेक्ट। इस कंट्रोल को कैसे टेस्ट करोगे आप? ये कंट्रोल क्यों लगाया गया था? ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे लैपटॉप पे। तो एक बार अनअप्रूव्ड पासवर्ड डालो, देखें खुलता है क्या लैपटॉप। अगर खुलता है भाई मजबूत करो अपने पासवर्ड सिस्टम को, नहीं खुलता तो सब बढ़िया है। अब एक दूसरा केस लेती हूं यहां पे कंट्रोल डेफिशिएंसी का। एम्प्लॉयज आते हैं, रजिस्टर में अपना नाम लिखते हैं और उस नाम लिखने के टाइम से उनकी अटेंडेंस मार्क होती है। बताओ कंट्रोल डेफिशिएंसी। कोई और अपने दोस्त का नाम भी लिख सकता है। प्रॉक्सी मार्क कर सकता है, बिना आए अपने दोस्त से अपना नाम लिखवा के अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकता है। बिल्कुल, ये कमी है आपके सिस्टम की, आपके कंट्रोल की। कोई भी आएगा नाम लिख देगा वो तो। उसके अलावा चलो मैं ही एम्प्लॉय हूं, मैं ही नाम लिख रही हूं, लेकिन मैं आई हूं 3 घंटे लेट, रजिस्टर में मैंने टाइम नहीं लिखा, अब मेरे को तो पेरोल पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ये कमी होगी इसकी।
अब रिकमेंडेशन दो इसी कमी की। सुपरविजन ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। नंबर 1, सुपरविजन ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। समबडी शुड सी कौन मार्क कर रहा है, कब मार्क कर रहा है। उसके अलावा कोई और आइडिया दो। मैम बायोमेट्रिक पंचिंग टाइम। चाहिए ताकि बायोमेट्रिक लगा दो, टाइम को पंच कर ले। टाइम पंचिंग मशीन लगा लो। आजकल तो आपके वो कार्ड्स भी स्वैप हो जाते हैं। कौन से कार्ड्स? कंपनी के आईडी कार्ड्स मिलते हैं, दे ऑल्सो गेट स्वैप्ड। और वो जब स्वैप करते हो आप तो आपका टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, एम्प्लॉय आईडी होता है उसमें। बट स्टिल इट इज प्रोन टू मैनिपुलेशन, दूसरे के कार्ड भी हो सकते। बिल्कुल, उसमें एक अलग कमी आएगी। दूसरे का कार्ड आप ले सकते हो, यानी मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी, किसी ना रेटिना किसी को तो रेटिना देखना ही स्कैन पड़ेगा। इज द गुड रेटिना ऑप्शन। स्कैन, यस। तो ये जो एडवांसमेंट्स आए हैं ना, ये कंट्रोल डेफिशिएंसीज की वजह से ही आए हैं। पहले रजिस्टर से एंट्री हुआ करती थी, फिर बायोमेट्रिक से चालू हुई। बायोमेट्रिक अभी भी सक्सेसफुल है, रेटिना वाला भी चालू हो गया, बीच में आई कार्ड वाला भी आया था। ये फेलियर से सीख सीख के धीरे 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 इट गॉट इम्प्रूव्ड। मैम डेफिशिएंसीज तो कितने भी कंट्रोल लगा लो हो सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। कंपनी का तो मोटिव होता है कि मिनिमाइज कर दे। मिनिमाइज करना, यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, यू कैन जस्ट मिनिमाइज इट। ठीक है, जो पॉसिबल है वो करो, दैट इज द कंट्रोल विच यू आर गोइंग टू पुट। मैं 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठा लूं, चोरी करने 10 आदमी आ जाए, कूट देंगे उनको और ले जाएंगे पूरा वेयर हाउस खाली करके। देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट, लेकिन टू Security द guard एक्सटेंट भाग पॉसिबल। अब कंट्रोल रिकमेंडेशन AK-47 दे दो क्या। सामने वाला टैंक ले आएगा तो AK-47 भी काम नहीं करेगी। हाँ। ठीक है। एक एसबीएल में इसका एक प्रिंसिपल है, अलार्प प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल। आपका जो रिस्क है ना, उसको एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल कर दो, उसको जितना कम कर सकते हो कर लो, रीजनेबली। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज क्लाइंट ने मान लिया और बायोमेट्रिक वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर दिस? चेक अ सेल्फ सैंपल ऑफ। इवैल्यूएट। हाँ, मैं चेक करो, ये आप एम्प्लॉइज को भेजो कि एक्चुअली में कोई अनऑथराइज पर्सन का तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर ऑथराइज पर्सन का करेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है। तो एम्प्लॉय को बुला लो तो गेट ओपन होना चाहिए। किसी और को बुलाओ जो डेटा सिस्टम में रिकॉर्डेड नहीं है, उसको अलाउ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद टाइमिंग्स के लिए वी शुड इंस्टॉल कैमरा देयर सो दैट टाइमिंग की डबल ऑथेंटिकेशन हो सके। बिल्कुल। ठीक है, सो गॉट द पॉइंट। इन चारों पांचों टर्म्स में तो कंफ्यूज नहीं होगे कि ये कहां क्या हो रहा है, बोलो। नहीं नो मैम। मैम। ठीक है, अब आते हैं चलो इसकी डिटेलिंग पे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे भाई डायरेक्ट कंट्रोल बताओ और उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, मेरे साथ साथ लिखो, एक पेन पेपर उठाओ, उसमें लिखो। हम हमेशा की तरह ये प्रैक्टिस रखेंगे, कंट्रोल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन में से उठा के बता रहे हैं ना कि इसमें से डायरेक्ट कंट्रोल कौन सा है, तो हमेशा केस ब्रीफिंग दीजिए। आपने किस पैराग्राफ ऑफ द केस से ये देखा है कि भाई ये इनका डायरेक्ट कंट्रोल है, वो वाला ब्रीफिंग आप सबसे पहले देंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू। द नेक्स्ट थिंग, ये जो कंट्रोल है, इसको कंट्रोल क्यों बोल रहे हो, इसका पर्पस क्या है, क्या बचाव कर रहा है ये, यानी आपको ये बताना है कि इसका पर्पस क्या है। इफ आई से making a security guard sit on the gate of the warehouse, that is step 1. Company XYZ has appointed a supervisor on the gate of the warehouse. ये तो केस ब्रीफिंग हो गई। The presence of the security warehouse will avoid any theft of material from the warehouse. This is step 2. होगा क्या इससे? आप फर्स्ट स्टेप क्यों बताते हो एग्जामिनर को? ताकि आप ये बताओ कि मैं केस की इस बात से रिलेट कर पा रहा हूं कि ये इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल लगाया है। स्पेसिफिक बता रहे हो आप कि मुझे यहां से पता चला है कि ये कंट्रोल है। दूसरा, आपको क्यों लगा ये कंट्रोल है? क्योंकि इससे थेफ्ट रुकेगी। यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन। गॉट इट? 2 स्टेप्स में डायरेक्ट कंट्रोल को आप ब्रीफ करेंगे। 1, आप पहले केस ब्रीफिंग देंगे, किस पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन से आपको लग रहा है दैट दिस इज हैविंग अ कंट्रोल, एंड देन उसको कंट्रोल क्यों मान रहे हो आप, व्हाट सेविंग इज इट डूइंग, तो उससे क्या पर्पस सर्व होगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अब एक ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि ये इंटरनल कंट्रोल अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। समझ गए मेरी बात? बताओ, क्लियर है ये?
हाँ लिख जी। लिया इसको? केस ब्रीफिंग प्लस टेल द पर्पस विच दिस कंट्रोल विल सेटिस्फाई और विल सर्व। क्या पर्पस सर्व करेगा? चलो लेते हैं एक एग्जांपल। ईच मंथ as part of the month end procedures, the finance director undertakes a payroll account reconciliation and investigates any difference to ensure that the payroll figures have been posted into the accounting records correctly. इसमें कोई कमी तो दिख नहीं रही है। डायरेक्ट कंट्रोल क्या है? इज देयर एनी डायरेक्ट कंट्रोल इन इट? yes यस मैम। payroll account reconciliation हर मंथ किया Reconciliation. जा रहा है, मंथली रिकंसिलिएशन हो रहा है। मंथली रिकंसिलिएशन इज द डायरेक्ट कंट्रोल। अब तुमने अगर आंसर इतना लिखा दैट द मंथली रिकंसिलिएशन डन फॉर पेरोल इज द डायरेक्ट कंट्रोल, ये तो स्टेप 1 हुआ। अगर आपने रीजन नहीं बताया कि आपको क्यों लग रहा है कि ये डायरेक्ट कंट्रोल है, एग्जामिनर आपको आधे ही मार्क्स देगा। अब क्यों लगा आपको भाई कि ये कंट्रोल है? ensure that Timely entries are control. posted correctly. Payrolls are Issues are timely spotted. what is being ये तो recorded. क्वेश्चन में आंसर था मतलब हाँ देखा जाए। हाँ, देखे। नंबर 1, केस ब्रीफिंग। द फाइनेंस डायरेक्टर कैरीज आउट पेरोल अकाउंट रिकंसिलिएशन और डिफरेंसेस वो देखता है। क्यों देखता है? क्या पर्पस सर्व हो रहा है इससे? दिस विल इंश्योर दैट द पेरोल एक्सपेंसेस आर नॉट मिसस्टेटेड एंड एनी एम्प्लॉयमेंट टैक्स लायबिलिटी, क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे था ये, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन देख के बोला वो तो सही बोला कि भाई पेरोल का अमाउंट करेक्ट आना चाहिए, इसलिए रिकंसिलिएशन किया जाता है। बात समझ आई? यस मैम। अब इस हाँ। सिस्टम को टेस्ट करो। Review करेंगे documents. मैम Review- रिव्यू review- करेंगे हाँ। रिकंसिलिएशन को, रिव्यू Month end में वो इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ हो रहा है या रिकंसिलिएशन। नहीं, रिकंसिलिएशन किया जा रहा है नहीं, और अगर किसी ने ऑथराइज किया है बाय सिग्नेचर तो उसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज तो रिव्यू करो इन रिकंसिलिएशंस को, बने हैं ना ठीक से, आप वो देखोगे पहले, क्योंकि आपने इंटरनल कंट्रोल तो बहुत बढ़िया लगाया है। अब इसको टेस्ट कर लो। कैसे टेस्ट करोगे? सबसे पहली चीज तो इसको रिव्यू करो कि ये रिकंसिलिएशन ठीक बना हुआ है क्या, या कोई किसी नौसिखिए ने बना दिया और रिकंसिलिएशन भी गलत है। तो सबसे पहले ये रिव्यू करना कि रिकंसिलिएशन इज करेक्टली डन। अब रिकंसिलिएशन से क्या निकलता है? डिस्क्रिपेंसी। कोई भी अगर डिफरेंस आ रहा है वो डिस्क्रिपेंसी निकल के आएगी। इस डिस्क्रिपेंसी के ऊपर अब आपको काम करना है। एज एन ऑडिटर क्या काम करोगे आप कि जो डिस्क्रिपेंसी अराइज हुई, बात करो फाइनेंस डायरेक्टर से, क्या उसको आपने करेक्ट कर दिया, क्या ट्रैक करके उसको ठीक कर दिया गया है। रिकंसिलिएशन बनाने का पर्पस यही होता है ना, क्यों डिफरेंस आ रहा है उसको ट्रैक करना और उस डिफरेंस को अपनी सही जगह पे प्लेस कर देना। तो हमने रिकंसिलिएशन पहले चेक करना है, फिर ये देखना है कि अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है उसको कंपनी ने कैसे डील किया है, इफ इट हैज बीन डेल्ट विद करेक्टली। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया? आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें तुम लोग अंदाजा लगाना। द पेरोल सिस्टम इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड and the password is changed on a monthly basis by the payroll manager using a random password generator. सिस्टम तो बढ़िया लग रहा है यार। बताओ डायरेक्ट कंट्रोल इसमें क्या है? मैम पासवर्ड मंथली बेसिस पे चेंज होता हो है। रहा है वो भी सब रैंडम कुछ ही पासवर्ड। कंट्रोल है मैम, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पहली बात तो वही कंट्रोल है। राखी और गलती समझ में आई? पासवर्ड चेंज करना ये कंट्रोल नहीं है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है आपका सिस्टम, ये कंट्रोल है। ये तो अच्छी बात है कि आप उसको चेंज करते हो, लेकिन चेंज करने की बारी बाद में आएगी। सबसे पहले उसमें पासवर्ड लगाने का इंटेंट क्या रहा होगा, कोई भी आके इसको एक्सेस ना कर ले। समझ गए? सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्टिंग इट यूजिंग अ पासवर्ड। हाँ, अब उसको जरूर आपको चेंज करना होता है। अगर ये लोग चेंज नहीं कर रहे होते तो अपन इसको कंट्रोल डेफिशिएंसी में डाल देते कि यार तुमने इंटरनल कंट्रोल तो लगा दिया, चेंज भी तो करो भाई, एक ही पासवर्ड लेके बैठे हुए हो। ठीक है, दैट वुड हैव गिवन राइज टू अ कंट्रोल डेफिशिएंसी, बट हियर making your payroll system password protected is a direct control. That is case briefing. Now tell me, what is it going to ensure for me?
मैम अनऑथराइज्ड वो ना हो जाए, एक्सेस ना मिल जाए किसी को। मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकनी है। किस पे रोकनी है? इन्वेंट्री सिस्टम पे, है ना? नो मैम, सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? पेरोल पेरोल सिस्टम में। ठीक है, बी स्पेसिफिक। पेरोल सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए, लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ पेरोल पेमेंट्स। ठीक है, कोई अगर घुसेगा उसमें सिस्टम में तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? आपके पेरोल के अमाउंट्स को गड़बड़ करेगा। तो वो मैनिपुलेशन ना हो, इसलिए इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं इसके आंसर को एक साथ दिखाऊंगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलो, इसको कैसे चेक करोगे कि ये ठीक है कि नहीं है? मैम गलत पासवर्ड डाल के देखेंगे। बस इट शुड, व्हाट शुड इट डू? नहीं खुलना It should चाहिए। reject. नहीं खुलना उनको चाहिए। access देना और चाहिए। मैम जो ये मंथली बेसिस पे चेंज हो रहा है उसको भी चेक हम कर सकते हैं कि सेम अगर रेपिटेटिव पासवर्ड हम डाल रहे हैं तो वही सेम ना डल रहा हो, मतलब अलग Perfect. डाल रहे हो। परफेक्ट परफेक्ट। सो एडिशनल एग्जांपल्स आर ऑलवेज गुड। एग्जांपल्स ऑफ कि मैं इसको मंथली वाले को भी चेक करूंगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आंसर देखो। आप सबने क्या बोला? पहले तो अपन ने केस ब्रीफिंग कर दी यहां पे कि भाई ये लोगों ने अपने पेरोल सिस्टम को पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है, जिसको ये चेंज करते हैं रैंडमली। अब आते हैं इससे क्या हुआ। इससे रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट हो गया। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस होता तो क्या होता? आपका पेरोल इंफॉर्मेशन या तो शेयर हो जाती, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से मिस प्रोपोर्शन नहीं, मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता फंड्स का। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुम लोगों ने क्या बोला? गलत पासवर्ड डालो, चेक करो कि सिस्टम उसको रिजेक्ट करे, इंश्योर करो। कई बच्चे अब यहां लिख के छोड़ देते हैं, गलत पासवर्ड डाल के देखो, डाल दिया, अब भाई वो रिजेक्ट होना चाहिए, तुम्हें वो एक्सेस नहीं देना चाहिए घुसने की। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू चेक। या पासवर्ड डाला, हो गया अपना काम, देख तो लो पासवर्ड डाल लिया, अब इसका नतीजा क्या निकला? हैज इट गिवन यू एक्सेस और इट हैज डिनाइड यू एक्सेस? सो आइडियली इट शुड डिनाई यू द एक्सेस। ठीक है, ये जरूर से लिखना कि एक्सेस डिनाई होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज आप एक रैंडम उसमें पासवर्ड डाल रहे थे। एम आई क्लियर? ठीक है, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी Yes, ma'am, clear. चलो इसको ट्राई यस करो। मैम। द कंपनी हैज टू पे एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस। आगे वही वाली बात जो ऊपर वाले केस से जुड़ रही थी। द कंपनी हैज टू पे एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस टू द टैक्स अथॉरिटी बाय द एंड ऑफ ईच मंथ. Each month, the payroll supervisor calculates the tax liability due to the tax authority, and this is then passed to the finance controller, who checks the calculation prior to payment being made. Simple इसको एक बार convert करती हूँ। कंपनी को एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस पे करने होते हैं बाय द एंड ऑफ मंथ। इनकम टैक्स अथॉरिटी है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टैक्सेस होते हैं, जैसे अपने देश में टीडीएस होता है, ये बाय एंड ऑफ द मंथ आपको पे करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हर महीने जो पेरोल का सुपरवाइजर है ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है और इसको फाइनेंशियल कंट्रोलर को भेज देता है। फाइनेंशियल कंट्रोलर इस कैलकुलेशन को फिर से चेक करता है और इस चेकिंग के बाद ही टैक्स पे किया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को या टैक्स अथॉरिटी को। व्हाट इज द डायरेक्ट कंट्रोल हियर? Double check of tax liability. Segregation of duty. यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल लाइबिलिटी को, जो टैक्स ड्यू है वो कितना हमें देना है। तुम सब एक ही बात Direct बोल रहे control. हो। ये जो अपन क्रॉस चेक करवा रहे हैं दैट इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। जो फाइनेंशियल कंट्रोलर क्रॉस चेक कर रहा है कैलकुलेशन को, दैट इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम इससे? Accuracy. करेक्ट अमाउंट Correct इज payment कैलकुलेटेड। एक्यूरेसी ऑफ Tax liability. पेरोल पेमेंट, Sorry, मतलब of employment tax liability. टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी करेक्ट और एक्यूरेट पे हो, हम ये चेक करना चाह रहे हैं। पेरोल पेमेंट नहीं चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात हो रही है टैक्सेस की, तो पेरोल पेमेंट मत डाल देना। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे? Review. रिकैलकुलेट, जो रिकैलकुलेशन शीट्स को चेक करेंगे और उनके ऑथराइजिंग नेचर के साथ। आर्यन का भी आंसर ठीक था, रिव्यू करो। क्या रिव्यू करोगे? ये जो भेज रहे हैं ना भाई साहब फाइनेंशियल कंट्रोलर को, वो रिव्यू करो उसने क्या भेजा है और फिर रिकैलकुलेट कर लो कि करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस आर बीइंग पेड। चलो देखते हैं आंसर। पहला केस ब्रीफिंग कर दी इन्होंने, फिर दिस इंश्योर्स दैट द अमाउंट पेड टू टैक्स अथॉरिटीज इज करेक्ट। तुम में से किसी बच्चे ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की भी बात करी थी, देखो एडिशनल पॉइंट डाल दिया।
कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होने की वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ एरर, रिस्क और ऑफ फ्रॉड मिस्टेक, कम हो जाता है। फ्रॉड भी कम हो जाता है, रिस्क ऑफ एरर भी कम हो जाएगा कि टैक्स जमा कराने की बजाय अपनी जेब में रख लिया। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ऑलवेज बेनिफिट। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन्होंने क्या बोला, भाई जो कैलकुलेशंस है ना उनको रिव्यू कर लो और कंफर्म करो कि कैलकुलेशन करेक्ट है। तो तुम बच्चों ने क्या बोला था, रीकैलकुलेट करो। परफेक्ट, बिल्कुल। क्यों रीकैलकुलेट कर रहे थे आप, ये चेक करने के लिए कि टैक्स का अमाउंट ठीक है कि नहीं है। दैट हैज बीन डन। और हम रिव्यू और रीकैलकुलेट दोनों क्यों लिख रहे हैं, खुद पहले रीकैलकुलेट करना चालू मत करना, देखना वो क्या बनाते हैं, देन रीकैलकुलेट। गॉट इट, बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, यस। यस। अब आते हैं अपन, एक मिनट रुकना जरा। हाँ करेक्ट स्नेहा, ठीक है, ओके। सेकंड में आते हैं हम, अब कंट्रोल डेफिशिएंसी, अब कमियां निकालते हैं। चलो, अब ऑडिटर का रोल आ जाता है कि भाई आप अपने तजुर्बे से बताओ, हमने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, क्लाइंट यही पूछेगा, ठीक है ना ये सर, अब आपको कंट्रोल में से कमियां निकालनी है, जबरदस्ती की नहीं, जहां भी आपको एविडेंट दिख रही है। अगेन वील फॉलो 2 स्टेप्स। 1, सबसे पहले केस ब्रीफिंग दो, अगेन टू शो दिस टू द एग्जामिनर कि आप कौन से पोर्शन से ये पता लगा पा रहे हो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कंट्रोल। वो केस ब्रीफिंग देनी है अपने वर्ड्स में, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। दूसरा, अब बताओ कि भाई ये जो कमी है ना, ये आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगी। हम यहां पे ऑडिट रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड नॉट टू बी यूज्ड हियर। ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड ये काम आते हैं जब ऑडिट रिस्क की बात हो रही हो, यानी एज एन ऑडिटर मेरे लिए क्या रिस्क है। कंट्रोल्स क्यों लगाए गए थे, ताकि बिजनेस को लॉस नहीं हो। तो कंट्रोल की डेफिशिएंसी बिजनेस को लॉस पहुंचाएगी। मुझे यहां पे क्या हाईलाइट करना है, बिजनेस का क्या लॉस होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? द इंटेंट ma'am. ऑफ ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल डेफिशिएंसी इज डिफरेंट। कंट्रोल डेफिशिएंसी हाईलाइट करने से हम अपने क्लाइंट का नुकसान बचा रहे हैं, लेकिन ऑडिट रिस्क से हम अपना नुकसान बचा रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब रेकमेंडेशन, भाई इस कमी को दूर करने के लिए क्या करोगे, सिंपल। चलो, ऑल न्यू कस्टमर्स ऑफ पोमेरेनियन को, नाम देखो कंपनी का, आर रिक्वायर्ड टू पास सुटेबल क्रेडिट चेक्स। अपॉन पासिंग द क्रेडिट चेक, customers are set up in the customer master file and a credit limit is set by the sales director. कुछ क्रेडिट चेक्स होते हैं, किसको कितना उधार देना है, दैट इज द क्रेडिट चेक। हर कस्टमर के लिए ये क्रेडिट चेक होता है जो उनको पास करना होता है। इसके बाद में उनको कस्टमर की मास्टर फाइल में एंट्री दे दी जाती है और वहां से क्रेडिट लिमिट कौन सेट करता है, सेल्स डायरेक्टर। ठीक है, सीनियर बंदा है, ही शुड ओनली डिसाइड कि किसको कितना डेट और क्रेडिट पीरियड हमें देना है। Credit limits are only then changed when a customer requests an increase. हम क्रेडिट लिमिट्स को तभी चेंज करते हैं जब कस्टमर आके रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज थोड़ी सी हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो ना, प्लीज ना, अदरवाइज हम उनको चेक नहीं करते। क्या प्रॉब्लम दिख रही है तुम्हें इसमें? रिक्वेस्ट मैम भी अगर कर दी कोई जाती है। कस्टमर जिसको अलाउ या कम भी हो रही होगी क्रेडिट लिमिट, हम उसको ज्यादा अलाउ करते जाएंगे, और जिनको ज्यादा मिलनी चाहिए हम रिकंसिलिएशन कर ही नहीं रहे कि किसको कितना मिलना चाहिए टाइमली बेसिस पे, तो उनको हम कम देंगे वो नाराज होंगे, और जिनको कम देना चाहिए था उनको हम ज्यादा दे रहे होंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा अननेसेसरी। इससे हमें ये हो सकता है कि बाद में वो हमें पेमेंट ना करे, बट डेट्स ओके, हो सकते हैं हमारे। व्हाट इज द लॉस टू द बिजनेस? बैड डेट्स लॉस होंगे। ऑफ बैड डेट्स, करेक्ट। तो रेकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होगी? क्रेडिट देयर शुड बी लिमिट स्ट्रिक्ट चेक करनी प्रोसीजर्स। चाहिए रेगुलरली, मतलब मंथली बेसिस पे या फिर टाइमली बेसिस पे करनी चाहिए चेक। बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल क्रेडिट लिमिट रिव्यू करने के सिस्टम सेट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, वेरी गुड आइडिया। लेकिन सिस्टम सेट करने से पहले एक जनरल इलाज तो बोलो इनको। जनरल इलाज है भाई, थोड़ा सा इसको तुम खुद जल्दी रिव्यू किया करो। हमने एक बार किसी कस्टमर को मास्टर फाइल में घुसा दिया, अब हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। भाई ये वाकई में आगे क्रेडिट एक्सटेंड करने वाला बंदा है भी कि नहीं है, मे बी ही इज गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट, इसीलिए वो क्रेडिट लिमिट एक्सीड 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 करे जा रहा है।
आपको इस चीज पे विजिलेंट रहना होगा और बिना कस्टमर के रिक्वेस्ट करे यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस क्रेडिट लिमिट. दिस इज द कंट्रोल रिकमेंडेशन एंड देन इन एडिशन टू दैट प्रोसीजर सेट करो. इसका एक तरीका होना चाहिए. मैम और ये भी लिख सकते हैं कि ये सिर्फ एक सेल्स डायरेक्टर ही कर रहा है, तो वो पार्शियल भी हो सकता है क्योंकि कोई और है ही नहीं देखने वाला. कर सकते हो एक बंदे को ऐड इसमें, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम द केस. ये इमेजिनरी सा लग रहा है. यूजुअली क्रेडिट लिमिट सेट सीनियर बंदा ही करता है. हाँ, इन डिस्कशन विद समवन कर सकता है, बट हम फिर ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बायस हो सकता है. क्वेश्चन में कहीं इस बात का सिग्नल नहीं आ रहा था. ओके. ठीक है, चलो. केस ब्रीफिंग. क्रेडिट लिमिट्स आर सेट बाय द सेल्स डायरेक्टर. अब यहां पे इंपैक्ट ऑन द बिजनेस देखेंगे. इफ क्रेडिट लिमिट्स आर नॉट रिव्यूड रेगुलरली दे कुड बी आउट ऑफ डेट, रिजल्टिंग इन लिमिट्स बीइंग टू हाई, sales being made to poor credit risk customers and losing potential revenue या bad debts. ठीक है, बिजनेस पे इंपैक्ट, ऑडिट पे इंपैक्ट नहीं. इसका इलाज क्या है भाई? क्रेडिट लिमिट को रिव्यू करो बार बार. शुड बी रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस. और यहां पे उसकी बात आ गई भाई, डायरेक्टर नहीं कर रहा है, डायरेक्टर तो करे ही करे, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर भी कर सकता है. ठीक है, यानी डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है, कोई और करो, बट करो. गॉट इट? तो हमने जो जवाब सोचा वही हुआ. जस्ट अ स्लाइट रिफाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज, बट दिस विल फेच यू मार्क्स. लैंग्वेज के ऊपर और वर्ड टू वर्ड के ऊपर नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी. बात समझ आई क्या कर रहे हैं Yes, ma'am. And in चलो. control हाँ, recommendation, can we also write like to review customers' credibility, जो past months like behavior कैसा वो है करना and पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बट आई टेल यू, यहां पे कंट्रोल पे रिकमेंडेशन करो. व्हाट यू आर सेइंग इज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर टू चेक इफ द कस्टमर विल पे यू बैक मनी और नॉट. What are you checking, Sneha? what control has been made No, 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 no. You are checking कि इसकी लिमिट कितनी है. This is what you are checking. yeah है ना? यानी कि इसकी लिमिट कितनी है भाई, इसको कितना दे दिया, इससे पैसा कितना आएगा, इससे क्या आएगा. दिस इज चेकिंग द रिसीवेबल्स यूजिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर. यहां पे कंट्रोल क्या था? इनका सिस्टम. इनका सिस्टम है कि हम वापस से रिव्यू ही नहीं करते हैं क्रेडिट लिमिट. तो वी हैव टू स्टिक टू क्रेडिट लिमिट. okay, got it. You go to check receivables, you are going beyond credit limit. ठीक है? Understood, yeah. अगर डेफिशिएंसी क्रेडिट लिमिट है, रिकमेंडेशन भी क्रेडिट लिमिट होना चाहिए. डेफिशिएंसी में अगर रेवेन्यू रिसीवेबल आ रहा था तो रिकमेंडेशन में रेवेन्यू और रिसीवेबल आना चाहिए. Okay, understood. गॉट इट? चलो नेक्स्ट ट्राई करो. डिलीवरी ड्राइवर्स हैं इनके पास. दे आर समटाइम्स रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम, particularly in busy periods where overtime is necessary. The operations manager has to overtime authorization in excess of 5 hours per week. यानी busy days में overtime करना पड़ता है डिलीवरी ड्राइवर्स को. इसकी ऑथराइजेशन चाहिए होती है जब हर हफ्ते में 5 घंटे से ऊपर ओवरटाइम कर दे कोई. ये तो ठीक ही लग रहा है यार. मैम ठीक नहीं है ये डेफिशिएंसी. क्यों? ये कि सिर्फ 5 घंटे से जिसका एक्सेस है उसी पे ऑथराइजेशन किया जा रहा है. जिसको फ्रॉड करना होगा वो 5 घंटे से छोटे छोटे करके टाइमली बेसिस पे कर लेगा. 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जिस फिर उस कंपनी पे के कोई पास ध्यान ही नहीं देगा. बिल्कुल 5 घंटे से नीचे वाले भी क्यूमुलेटिवली कंपनी के लिए बड़ा लॉस ला सकते हैं. डू यू एग्री और नॉट? यस मैम. 400 ड्राइवर्स हर हफ्ते 4-4 घंटे बुक करते हैं. करना जरा. 400 ड्राइवर्स 4 आवर्स पर वीक, तो एक महीने में 6400 आवर्स हो गए. और अगर इसको पे करते हैं लेट्स सपोज 500 रुपीज के बेसिस पे इनटू 500, कंपनी के लिए 32 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई. 32 lakhs. यानी कि यहां पे प्रॉब्लम ये है, 5 घंटे से ऊपर ही आप ऑथराइजेशन की बात कर रहे हो. क्यूमुलेटिवली अगर 5 घंटे से नीचे के भी ओवरटाइम क्लेम कर लिए इन लोगों ने और वो चेक्ड नहीं थे, इट कैन ब्रिंग अ ह्यूज लॉस एंड एक्सेस पेमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द कंपनी साइड. तो रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी? मैम
सबको ऑथराइज करना चाहिए, चाहे वो कम ही आवर्स क्यों ना हो। परफेक्ट। ऑल ओवर टाइम शुड बी ऑथराइज्ड। लो पहले केस ब्रीफिंग, ये केस ब्रीफिंग आ गई कि भाई 5 घंटे से ऊपर वाले को ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। अब यहां पे क्या आएगा, दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉय कुड क्लेम टू हैव वर्कड अप टू 5 आवर्स विदाउट ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन चाहिए नहीं, ही कैन क्लेम दैट ही वर्कड ओवर टाइम। इट कैन रिजल्ट इन एम्प्लॉयज पेड being paid for not working and additional payroll costs for the business। जो उन्होंने घंटे ओवर टाइम नहीं किए उनके लिए भी you may land up paying them and bringing additional payroll cost for the business। इलाज क्या है, सारा ओवर टाइम भले ही वो बिलो 5 आवर्स हो, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। एंड एज आई टोल्ड इन द क्लास, कैसे आप अप्रूवल को चेक करते हो? हाउ डू यू चेक द अप्रूवल कि अप्रूव हुआ कि नहीं? Signatures। सिग्नेचर्स। ठीक है, तो मैंने क्लास में भी ये चीज बताई थी, सिग्नेचर, हवाई ऑब्जर्वेशन और अप्रूवल नहीं चाहिए। चलो मेरे को करो ये समझ वाला नहीं आया ट्राई, मैम प्रीवियस एग्जाम। बताओ क्या समझ नहीं आया? मतलब ऑपरेशन मैनेजर हैज टू ऑथराइज ओवर टाइम इन एक्सेस ऑफ 5 आवर्स पर वीक में, समझ क्या क्या कह रहे हैं? सारी रात रामायण पढ़ी, ये दोनों डिस्कस हुए तब क्यों नहीं सुना? मैम सब बोल रहे थे तो मेरे को लग रहा था समझूंगा समझूंगा, समझ ही नहीं आया एंड तो फिर आपने चेंज कर दी स्लाइड। 5 घंटे से ऊपर अगर आपको ओवर टाइम चाहिए तो ही अप्रूवल की जरूरत है, वरना अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मतलब 4 घंटे अगर वीक में ओवर टाइम करोगे तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, 3 घंटे करोगे तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ओके सब लोग 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दिखा देंगे। 5 घंटे से ऊपर के लिए अप्रूवल चाहिए ना, सब 5-5 घंटे ले लेंगे। 5 घंटे पे तो अप्रूवल चाहिए ही नहीं, और कोई हिसाब नहीं रख रहा कि सच में ये ओवर टाइम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ओके। गॉट अच्छा इट? अच्छा ठीक। चलो। मैम एक हाँ सिस्टम भी क्रिएट होना चाहिए ना, टू क्लॉक इन के कितना बिल्कुल एक्चुअल काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। रैंडमली नंबर्स भी डाल देंगे तो बट आई वो टेल भी यू, इसमें कंट्रोल। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आएगी? हाउ विल योर ड्राइवर्स क्लॉक इन फॉर द ओवर टाइम? ड्राइवर तो रूट पे बैठा हुआ ओवर टाइम कर रहा होगा ना, उससे कैसे क्लॉक इन कराओगे? कोई ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसा ऐप ऐसा। इसको ओके। बोलते हैं कमर्शियल अक्यूमेन, एक बिजनेस सेंस कैरी करना। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो अगर कोई चीज ऐसी बनी नहीं हो एंड यू आर नॉट श्योर, डू नॉट रेकमेंड। दूसरा, हम क्लाइंट को ना एडिशनल खर्चे करने के लिए बहुत जल्दी से नहीं बोलते, कोशिश करना कि उसको खर्चे के लिए ना बोलो। अब इसमें कोई खर्चा नहीं होगा भाई, आप अप्रूवल सारों पे लेने लग जाओ ना। तुम्हारा जो बंदा 5 घंटे से ऊपर पे अप्रूवल दे रहा है, सारों पे अप्रूवल देने लग जाए। अब तुम बोलोगे स्टाफ कम पड़ जाएगा। अरे 2 बंदे दे दो अप्रूवल के लिए, कि यहां से यहां तक के एम्प्लॉय कोड्स पे अप्रूवल तुम दोगे, यहां से यहां पे तुम दोगे, तो कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही कई बच्चे ये बोलते हैं कि भाई थेफ्ट रोकनी है, सीसीटीवी लगवा दो। अटेंडेंस लोगों की मैच करनी है, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस देखनी, सीसीटीवी लगवा दो। पहली बात, आप खर्चे की बात कर रहे हो क्लाइंट के लिए। दूसरा, उस सीसीटीवी से कौन देखेगा बैठ के किसने कितने बजे लॉक इन किया है? मतलब ये भी बेचारे किसी के लिए काम हो जाएगा। अवॉइड सच आइडियाज। हाउएवर रेयरली ये आइडियाज दे भी दिए जाते हैं, बट फिर भी इनको कोशिश करो जब कुछ ध्यान नहीं आए तभी दो। ठीक है? ओके चलो ये ट्राई करो। नॉन करंट एसेट्स है। An annual asset expenditure budget is set for each department with Pomeranian Co. and is referred to as a part of the approval process। यानी कि हर साल का एक एसेट एक्सपेंडिचर बजट बनाया जाता है हर डिपार्टमेंट के लिए। भाई तुम इतने एसेट्स खरीद लेना, तुम इतने के खरीद लेना, बजट बना के सेट कर दिया जाता है। बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एसेट कॉस्टिंग मोर देन $0.5 million। $0.5 million कितने होते हैं? 5 लाख मिलियन डॉलर्स। अगर 5 लाख मिलियन डॉलर्स से ऊपर का कोई खर्चा है, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। एनी एक्सपेंडिचर बिलो दिस लेवल कैन बी ऑथराइज्ड बाय द रेलेवेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये तो ठीक ही लग रहा है यार, बताओ क्या समस्या है इसमें? मैम 50 लाख रुपए भी काफी बड़ा अमाउंट होता है फॉर अ कंपनी। 50 लाख डॉलर।
ओके, बहुत बड़ा अमाउंट है मैम। इसके लिए सब मतलब इस अमाउंट के बिलों के लिए भी ऑथराइजेशन लगनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिकली अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम $1000 के लिए भी ले लेना जाके, $5 लाख होगा 0.5 मिलियन, तो $5 लाख इज टू मच। इस लिमिट को कम कर दो। मे बी यू कैन टेक $1 लाख, $2 लाख। एक मटेरियलिटी या थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि उसके बिल्कुल, ऊपर की। एक थ्रेशोल्ड सेट करो, बट दिस इज वे हाई, वे हाई। $5 लाख बहुत होते हैं। एंड अगेन अज्यूमिंग कि ये मटेरियल अमाउंट है, इससे थोड़ा सा नीचे लिमिट सेट कर दो। वहां तक पे तो रेलेवेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स उसको अप्रूव कर देंगे, लेकिन उससे ऊपर वाला कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बना? 0.5 इज अ सिग्निफिकेंट सम and the department heads undertake the authorization process, there is still considerable scope for non-business use or surplus assets being purchased. ये क्यों बोला जा रहा है? $0.5 मिलियन में एक्चुअल में काफी असेट्स आ सकते हैं। देयर इज अ रिस्क कि आप इसमें कोई ऐसा असेट ये बिजनेस हेड्स खरीद लें जिसकी नीड नहीं थी बिजनेस को। $5 लाख इज अ बिग अमाउंट टू बाय एनी एसेट। वाकई बहुत सारे असेट्स आ सकते हैं, इसलिए इस अमाउंट को बोला जा रहा है कि सब्सटैंशियल है। एसीज खरीद लिए इन्होंने 10। अरे भाई, एक फ्लोर पे एक कमरे के अंदर 3 एसी थोड़ी लगाओगे। लेकिन ले गए साहब, डिपार्टमेंट हेड साहब घर ले गए। यानी ऐसे केसेस में अगर किसी एसेट की नीड नहीं है तब भी जबरदस्ती हो सकता है वो परचेज कर लिए जाएं। इट्स बेटर मतलब वो टू अपने लोअर डाउन दैट पर्सनल लिमिट। यूज के लिए पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं, बिकॉज दिस अमाउंट इज वेरी बिग। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसको ऐसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखो, 1 करोड़ तक का आप बिना अप्रूवल के सामान ले सकते हो। दिस इज अ बिग अमाउंट। मैम अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की। अरे गाड़ियां ले लेंगे लोग, गाड़ी ले ली, घर के लिए एसी ले लिए, कोई जवाबदारी तो है नहीं क्योंकि इनको अप्रूवल दे रखी है। चलो वो भी छोड़ो, इसने खुद के लिए गाड़ी नहीं ली, लेकिन फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए एसी लगा दिए जहां पे कोयला और आग जलती है। अब बोलो, मैम कैन यू मजे सपोर्ट में दिस खर्चा एक्सपेंडिचर? करेगा, हाँ, मजे में खर्च कर, बिल्कुल। फ्री माइंड होके। अनवांटेड। आपकी मशीनरी 2 साल पुरानी थी, मैनेजर साहब का ना कान फट जाते थे जब ये मशीन आवाज करती थी। 2 साल पुरानी मशीनरी अभी 8 साल और चलती, आपने मशीनरी रिप्लेस कर दी क्योंकि मैनेजर साहब को इसका शोर पसंद नहीं था। इस तरीके के खर्चे होते हैं। सो $5 लाख is a big amount, and considering that it can lead to non-required expenses being done by the managers. इसको अवॉइड करने के लिए क्या रिकमेंडेशन दोगे? भाई इस लिमिट को थोड़ी सी रिड्यूस कर दो। ओह, $25,000, ये तो बहुत ही बेइज्जती हो गई। $25,000 और इससे ऊपर कुछ भी हो तो अप्रूव करा दो। तो यहां पे आप मटेरियलिटी वाला डालो, टू सच अ मटेरियल लेवल वेयर देयर इज नो लॉस टू द कंपनी कंसिडरिंग द मटेरियलिटी एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। उस बेसिस पे एक अमाउंट ऐसा सेट कर लो, बट लोअर देन दिस अमाउंट, जिसके बियॉन्ड अगर कुछ भी एनी asset investment has to be done, it has to be approved by the board, and if not by board then any senior official of the central office. ठीक है, सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं छोड़ सकते आप किसी और से अप्रूवल के लिए डेडिकेट कर दो। क्लियर? बात समझ आई? बताओ। जी मैम। जल्दी से बोल के बताओ इसको। Some temporary delivery drivers receive their wages in cash. कुछ ड्राइवर्स को आप कैश में वेजेस देते हो। The delivery driver collects their pay packet from the finance department when it is ready. वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, अपनी पे का पैकेट ले लेते हैं जिसके अंदर कैश में वेजेस होते हैं। The member of the staff in the finance department will ask for the delivery driver's name to check that there is a pay packet prepared, and if there is, they provide the delivery driver with that pay packet. ड्राइवर आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, अपना नाम बोलेगा, ये लोग नाम ढूंढेंगे उसमें पैकेट्स में और वो पैकेट उसको हैंड ओवर कर देंगे। ये तो ठीक है यार, इसमें क्या कंट्रोल मैम डेफिशिएंसी कोई है? रुको रुको रिकॉर्डिंग रुको, राखी नाम रुको, लेके ले लेगा वो। राखी रुको, तन्वी बोलो।
मैम किसी और का नाम जिसका पता है कि उसे ज्यादा मिलने वाला है उसका नाम लेके ले लेगा उसका पैकेट। ओके, और प्रकाश, सौरभ बोलो। मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट करेक्ट पर्सन। वेरिफिकेशन नहीं है तो इससे लॉस क्या होगा कंपनी को? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अपन रिकमेंडेशन में डालेंगे, मैम लॉस क्या है? कोई पर्सन किसी का लेके जाएगा। कोई भी किसी का लेके जाएगा। तन्वी, आपके आंसर में एक गलती ये थी, ज्यादा वाले का लेके जाएगा। मैं कह रही हूँ ज्यादा वाले का नहीं, वो किसी और का ले जाएगा। मैं हुई नहीं इस कंपनी की वर्कर, मैं आऊंगी। यार वो 2 बार भी मतलब ले जा सकता है कोई भी। बिल्कुल, बिल्कुल ले जा सकता है 2 बार। हालांकि 2 बार में तो ये रिस्क रहेगा कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला तुम्हारी शक्ल तो जानता है ना हाँ कि तुम दूसरी बार आ रहे हो। पर लेट सपोज मैं वर्कर नहीं हूं कंपनी की, मैं आई और मुझे ये पता है कि यार ये बंदा कंपनी में काम करता है, मेरा ही दोस्त है, मैं गई और उसके नाम पे पैकेट लेके आ गई। Like there can be a risk of fictitious employees. यस, fictitious person or wrong person taking the packet, fraudulently taking the packet, this is the risk. और इसको आप कैसे अवॉइड करोगे? हाउ विल यू मैम अवॉइड दिस रिस्क? कैन आई ऐड समथिंग इन इट? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। कि मैम इसमें ये भी चांसेस है कि इस पे कोई ऑथराइज मतलब कोई सिग्नेचर और समथिंग नहीं रिसीव कर रहे हैं तो बाद में वो लोग अपनी बात से मुकर भी सकते हैं कि मुकर भी हमें सकते मिला ही हैं, नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई तो रिकॉर्ड नहीं है उनके पास कि उन्होंने रिकॉर्ड पे भी नहीं पैकेट है, दे दिए। बिल्कुल। तो एक तो इनकरेक्ट बंदे को आप गलती से भी दे सकते हो और दूसरा जानबूझ के भी फ्रॉड हो सकता है। कोई जानबूझ के भी आके ले जा सकता है क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है आपने किसको दिया है। कैसे प्रूव करोगे कि आपने किसी बंदे को दिया है? इवन जो बंदा दे रहा है वो नहीं देता किसी को, बोल देता है मैंने तो दे दिया था भाई तेरे को, वो खुद कर सकता है फ्रॉड यार। यानी ऐसे में क्या चाहिए आपको? एक सिस्टम वहां पे बनाना पड़ेगा जिसमें विद दैट आइडेंटिटी ओनली दिस पेमेंट हैज टू बी डन, और उसकी कॉन्फर्मेशन भी थ्रू अ सिग्नेचर लेनी चाहिए। ठीक है, कहां गया? शुड प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिफोर द पे पैकेट इज हैंडेड ओवर टू हिम, और फिर ड्राइवर उसको लेने के बाद में साइन भी करे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वाई यू ऑल फील कि ये इतना मुश्किल क्यों है पेपर? क्योंकि तुमने ये केसेस देखे, क्या ये तुम किताबों से पढ़ सकते हो? नहीं। सारी चीजें बुक्स में नहीं आ सकती। दैट इज वाई ऑडिट इज अ पेपर जिसका बहुत बड़ा दायरा है, और इसीलिए बच्चे ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि जो मैंने रट लिया एग्जाम में वही आएगा। एग्जाम में बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब मैंने नहीं लगवाई, इन सब में बुद्धि तुमने खुद ने लगाई है। तो तुम ये तो समझ गए हो कि कंट्रोल डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी। अब अपनी एक्सरसाइज जो होगी वो होगी उसके लिखने पे। उसको मैंने लिखने का तुम्हें लास्ट सेशन में तरीका बताया था, एक्सप्लेनेटरी डिटेल्ड सेंटेंसेस। यहां पे आप जो केस स्टडी देंगे, केस ब्रीफिंग देंगे, इसको अपने वर्ड्स में देना। उसके बाद में पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट प्रूफ। अब यहां तक आपने विदाउट प्रूफ लिखा, प्रूफ किस चीज का स्पेसिफाई करो? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जो लेने वाला बंदा है उसकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द रिसीवर। ऐसे आपको अपने सेंटेंसेस को रिफाइन करना है, एक्सप्लेनेटरी बनाना है। बस इतना नहीं लिखना पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट प्रूफ विल ब्रिंग लॉस टू द बिजनेस। किसका प्रूफ? पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द रिसीवर may lead to payment being made to wrong person or fraudulently receiving the payment by unauthorized person, leading to loss of money for the business. उसी बात को ढंग से एक्सप्लेन करके लिखना, आधा अधूरा सा छोड़ के मत लिख देना। ठीक है, समझ गए बात को? यस मैम। मैम इनकी प्रैक्टिस जो आप बता रहे थे हमें टाइप करके करनी चाहिए वर्ड पे या फिर पेन से नोटबुक पे करें? सो आई विल टेल यू, इसमें आप क्या कर सकते हो, शुरू के जब आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करो तब तो आप ये देखो कि क्या कंट्रोल डेफिशिएंसी मैं सही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, इसका जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं ये मैं ठीक आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज सारे क्वेश्चंस को ये चेक करो। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक इंडेक्स दिखाया था कि भाई ये क्वेश्चंस है, मैं एक बार वापस से वो इंडेक्स आपको दिखाती हूं। ये देखो, मैंने बोला कि 2018 के पहले वाले ये क्वेश्चंस कर लो।
अब तुम क्या करो, नेक्स्ट वीक तक इसमें यहां तक के क्वेश्चंस कर लो। क्या करना है इनमें, आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन ने 8 रिस्क बोले हैं, 8 रिस्क की आइडेंटिफाई करो, उसकी रिकमेंडेशन, रिस्क बोल रही हूं, डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करो और उसकी रिकमेंडेशन तुम्हारे हिसाब से क्या होती है वो देखो। हाथ क्या चेक करो, एग्जामिनर ने वो दिया है। अब once these 7 questions are done, only 3 to 4 questions you need to do on Word document to practice इनको properly लिखना कैसे है, ठीक है? ओके मैम। तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे जो लिखना है वो 3-4 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो उसमें क्लैरिटी ऐड करना इज स्टिल इजी। पहले एक्सरसाइज करते हैं कि तुम कंट्रोल डेफिशिएंसी को पकड़ो तो सही, ठीक है? गॉट इट? क्लियर दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके मैम, यस मैम। ठीक है जी, चलो भाग जाओ और इसको प्रिपेयर करो एंड नेक्स्ट क्लास में इसको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराएंगे एंड मंडे आई विल अपलोड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स।